विज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी और सच कहूं तो कमाल की है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी को आखिर कैसे आकार देता है। कभी सोचा है हम जो कुछ भी जानते हैं वो हम जानते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब एक तरह से सिर्फ एक शब्द में छुपा है, विज्ञान। तो आखिर ये विज्ञान है क्या? देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स की कोई किताब नहीं है। ये तो एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे हम इस यूनिवर्स के रहस्यों पर सवाल उठाते हैं, उनकी जांच करते हैं और सबूतों के आधार पर जवाब ढूंढते हैं। असल में ये हकीकत को समझने के लिए इंसान का बनाया अब तक का सबसे शक्तिशाली औजार है। लेकिन विज्ञान शब्द सुनते ही शायद दिमाग में लैब कोट और टेस्ट ट्यूब की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर इसकी दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। दरअसल ये ज्ञान की कई शाखाओं का एक बहुत बड़ा परिवार है और हर शाखा दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखती है। मोटे तौर पर विज्ञान को 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले है प्राकृतिक विज्ञान, जो हमारे आसपास की फिजिकल दुनिया यानी सितारों से लेकर हमारे अंदर के सेल्स तक की पड़ताल करते हैं। दूसरे हैं सामाजिक विज्ञान, जो हम इंसानों और हमारे समाज के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरे हैं औपचारिक विज्ञान, जो गणित और लॉजिक जैसे रूल्स और पैटर्न्स की एब्स्ट्रैक्ट दुनिया से जुड़े हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर समझना जरूरी है। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान एम्पिरिकल होते हैं, मतलब वो सबूत इकट्ठा करने के लिए दुनिया को देखते हैं, प्रयोग करते हैं। जबकि गणित जैसे औपचारिक विज्ञान बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं करते, बल्कि तर्क और शुद्ध विचारों की अपनी ही एक अंदरूनी दुनिया पर चलते हैं। विज्ञान हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज है। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है, जो दार्शनिकों की जिज्ञासा से शुरू हुई और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन बन गई। चलिए इस रोमांचक सफर के कुछ अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। 16वीं सदी में फ्रांसिस बेकन जैसे विचारकों ने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा। उनका मानना था कि विज्ञान का लक्ष्य सिर्फ ब्रह्मांड को समझना नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना भी है। जैसा उन्होंने कहा, विज्ञान का असली लक्ष्य मानव जीवन को नए आविष्कारों और धन दौलत से संपन्न करना है। और इस एक सोच ने सच में सब कुछ बदल दिया। देखिए, विज्ञान का विकास तारीखों का नहीं, बल्कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज का इतिहास है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब प्राचीन ग्रीक विचारकों ने कहा कि दुनिया को समझने के लिए देवताओं के नहीं, तर्क की जरूरत है। सदियों बाद इस्लामी स्वर्ण युग के विद्वानों ने सिर्फ सोचने के बजाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स की नींव रखी। फिर आई 16वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, जिसने पुरानी मान्यताओं को जड़ से हिला दिया। और आखिरकार 19वीं सदी तक आते आते वैज्ञानिक एक बाकायदा पेशा बन चुका था। तो ये सब होता कैसे है? आखिर वो कौन सा इंजन है जो विज्ञान को लगातार आगे बढ़ाता है और नई नई खोजों को जन्म देता है? उस इंजन का नाम है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि कोई सीधी सपाट रेसिपी नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला चक्र है। ये एक अंदाजे यानी हाइपोथेसिस से शुरू होता है, फिर प्रयोगों के जरिए उसकी जांच होती है। नतीजों के आधार पर उस अंदाजे को या तो सुधारा जाता है या फिर पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, और फिर ये चक्र दोबारा शुरू होता है। ये ज्ञान की कभी ना खत्म होने वाली खोज है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा और साफ होता है? असली दुनिया में विज्ञान की राह इतनी सीधी नहीं है। आज ये कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे प्रतिकृति संकट, जिसका मतलब है कि कई साइंटिफिक रिजल्ट्स को जब दोबारा टेस्ट किया जाता है तो वही नतीजे नहीं मिलते, या फिर छद्म विज्ञान, जो विज्ञान होने का दिखावा तो करता है पर असल में होता नहीं। इसके अलावा वैज्ञानिकों के अपने पूर्वाग्रह और कभी-कभी जानबूझकर की गई धोखाधड़ी भी इस प्रक्रिया को मुश्किल बना देती है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद विज्ञान आज हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। पर यह सिर्फ लैब्स तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय काम है, जो समाज के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि इस विशाल रिसर्च के लिए पैसा कहाँ से आता है? अगर विकसित देशों की बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 2/3, प्राइवेट इंडस्ट्रीज से आता है। इसका सीधा मतलब यह है कि बिजनेस के हितों का वैज्ञानिक खोजों की दिशा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन विज्ञान कोई अकेला इंसान नहीं करता। ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो मिलकर काम करती है। किसी भी नए नतीजे को कड़ी समीक्षा, चर्चा और बहस की कसौटी पर परखा जाता है, और इसी प्रक्रिया से विज्ञान अपनी गलतियों को सुधारता है और भरोसेमंद ज्ञान का निर्माण करता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैज्ञानिक तथ्यों को समाज में सब एक जैसा समझते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में जब पूछा गया कि क्या क्लाइमेट चेंज एक बड़ा खतरा है, तो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर जवाब बिल्कुल अलग-अलग थे। एक तरफ के 85% लोगों ने हाँ कहा, तो दूसरी तरफ के सिर्फ 22% लोग इस बात से सहमत थे। ये दिखाता है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पर हमारे अपने विश्वास और मूल्य कितने हावी हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? लोग साइंटिफिक फैक्ट्स को क्यों नकार देते हैं? इसके कारण काफ़ी जटिल हैं। कभी कभी ये वैज्ञानिकों पर भरोसे की कमी होती है, तो कभी कोई वैज्ञानिक खोज हमारी गहरी मान्यताओं को चुनौती देती है, और कई बार सिर्फ अपने ग्रुप में अलग थलग ना पड़ जाने का सामाजिक दबाव भी हमें सबूतों को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे विज्ञान की ताकत बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि इसका फायदा कुछ लोगों को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब, सच कहूं तो, हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।